नमस्ते दोस्तों। आपने एनकाउंटर देखे हैं, गैंगस्टर्स की फिल्मी कहानियां सुनी हैं, बाहुबलियों का दबदबा देखा है, लेकिन अतीक अहमद की कहानी ना सिर्फ डरावनी है बल्कि हैरान कर देने वाली भी है। ये वो मामला था जिसने पहली बार दिखाया कि अपराध और सियासत की जड़ें कितनी गहरी और मजबूत हो सकती हैं, जो सीधे पार्लियामेंट तक जा पहुंचे। जरा सोचिए, जिस आदमी पर सरेआम क्रूड बॉम्ब फेंकने के आरोप हों, वो अचानक देश की सबसे महत्वपूर्ण न्यूक्लियर डील के लिए संसद में जाकर वोट कैसे डाल सकता है? कैसे? हत्या और कानून तोड़ने के तमाम आरोपों के बावजूद उसे माननीय सांसद बनाकर पार्लियामेंट में कसम क्यों दिलवाई गई कि वो अपने इलाके में कानून का ध्यान रखेगा? एक तांगा चलाने वाले के बेटे ने आखिर 11,000 करोड़ रुपए की संपत्ति कैसे खड़ी कर ली? और इन सब के बाद भी आम जनता उसे बार बार वोट देकर 5 बार एमएलए और 1 बार एमपी क्यों बना रही थी? ये सारे सवाल एक बहुत गहरे और उलझे हुए इतिहास को खोलते हैं। अतीक की पूरी कहानी को समझने के लिए हमें जरा फ्लैशबैक में जाना होगा। हमारी कहानी शुरू होती है प्रयागराज के कसारी मसारी गांव से। साल था 1962। एक गरीब तांगे वाले हाजी फिरोज अहमद के घर जन्म हुआ अतीक अहमद का। जाहिर है घर में गरीबी थी और अतीक का मन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लगा। 8वीं क्लास में ही स्कूल छूटा और अतीक ने शुरू कर दिया कोयला चुराने और बेचने का काम। ये कोयला मालगाड़ियों से चुराया जाता था। धीरे धीरे उसने अपने इलाके के लड़कों को इकट्ठा किया, उन्हें लीड किया और अपना एक छोटा सा गैंग बना लिया। आप कह सकते हैं ये उसकी पहली बाहुबली बनने की ट्रेनिंग थी। सिर्फ 17 साल की उम्र में 1979 में 10वीं में फेल होने के बाद उस पर पहला मर्डर का आरोप लगा। उसका पहला केस खुलदाबाद पुलिस स्टेशन में रजिस्टर हुआ। इसके बाद 1983 तक कोयले के धंधे के साथ साथ उसने वसूली भी शुरू कर दी, लेकिन असली गेम शुरू होना बाकी था। इसी इलाके में उस वक्त एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, शौके इलाई, जिसे लोग चांद बाबा कहते थे। वो सचमुच उस इलाके का बेताज बादशाह था। 1988 में नए पुलिस ऑफिसर नवरंग सिंह ने उसे पकड़ने की हिम्मत दिखाई तो चांद बाबा ने पलटवार किया। उसने पूरे पुलिस स्टेशन को घेर लिया और कई घंटों तक गोलियां बरसाईं। जल्द ही अतीक को पुलिस ने उठाया। उस पर गैंगस्टर एक्ट और एनए लग गया। उसे बताया गया कि इस मुसीबत से सिर्फ चांद बाबा ही निकाल सकता है। यही वो मुलाकात हुई जिसने अतीक की दिशा बदल दी। चांद बाबा ने दिल्ली से सोर्स लगाकर अतीक को उसी दिन छुड़वाया। चांद बाबा ने अतीक में टैलेंट देखा। उसने अतीक को अपने गैंग में शामिल कर लिया। यहां रहकर अतीक ने बम बनाने से लेकर हथियारों की सप्लाई, वसूली के तरीके तक सब कुछ सीखा। लेकिन जब अतीक ने भी चुनाव लड़ने की इच्छा जताई तो गुरु और चेले में ठन गई। दोनों अलग हुए और अब अतीक चांद बाबा का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी बन चुका था। 1989 में असेंबली के इलेक्शन आए। अतीक निर्दलीय खड़ा हुआ। उसी सीट से चांद बाबा भी मैदान में था। जबरदस्त गैंग वॉर्स हुई, लेकिन राजनीतिक पार्टियों की मदद के कारण अतीक चुनाव जीत गया और चुनाव जीतने के कुछ दिन बाद चांद बाबा की हत्या हो गई। अतीक एमएलए बना और साथ ही चांद बाबा के पूरे अवैध कारोबार पर भी कब्जा कर लिया। 1989 से 2004 तक अतीक ने लगातार चुनाव जीतकर 5 बार एमएलए का तमगा हासिल किया। उसकी जीत का आधार क्या था? पैसा, पावर और बाहुबल। उस पर एक्सटॉर्शन, जमीन कब्जा करने और इलेक्शन टैक्स के नाम पर वसूली के तमाम आरोप लगे। 1995 में हुए मायावती जी के गेस्ट हाउस कांड में भी उसका नाम आया, जिसने उसकी ख्याति को और भी बढ़ा दिया। हर पार्टी उसे अपने साथ लेना चाहती थी। और फिर 2004 में समाजवादी पार्टी ने अतीक को फुलपुर की लोकसभा सीट पर टिकट दिया। मैं आपको याद दिला दूं, ये कोई मामूली सीट नहीं थी। इसी सीट से जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। अतीक ने यह चुनाव जीता और माननीय विधायक से सीधे माननीय सांसद बन गया। सांसद बनने के बाद अतीक ने अपने भाई अशरफ को खाली हुई एमएलए सीट पर उपचुनाव में खड़ा किया, लेकिन बीएसपी के राजूपाल चुनाव जीत गए। अतीक को यह हार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। राजूपाल ने 2004 में चुनाव जीता था और सिर्फ 9 दिन बाद उनकी शादी हुई थी। 26 जनवरी 2005, शादी के सिर्फ 9 दिन बाद दिन दहाड़े मेन बाजार में 20 से 25 लोगों ने राजूपाल की गाड़ी को घेर लिया। गोलियां, बम, राजूपाल को 19 गोलियां लगीं और उनकी मौत हो गई। इस दौरान उनके दोस्त और वकील उमेश पाल भी उनके साथ थे। यहीं से उमेश पाल अतीक की कहानी में वो विटनेस बन गए जिसने आगे चलकर सब कुछ बदल दिया। राजूपाल की विधवा पूजा पाल ने एफआईआर दर्ज कराई। बाद में उपचुनाव हुआ और इस बार पूजा पाल बीएसपी से जीतकर एमएलए बनी। अतीक का दबदबा इस दौरान चरम पर था। वो एक्सटॉर्शन और कब्जे को एक बिजनेस की तरह चलाता था। वहीं दूसरी तरफ उसका अपना समानांतर कोर्ट सिस्टम चलता था, जहां वो शादी के दहेज से लेकर जमीन के विवाद तक के फैसले करता था। वो गरीबों की मदद कर खुद को एक रॉबिन हुड दिखाता था।
इसीलिए आम जनता उसे वोट देती थी। 2007 में बीएसपी की सरकार आई और कानून का शिकंजा कसना शुरू हुआ। उमेश पाल बाहर आए और शिकायत की कि 2006 में अतीक ने उन्हें अगवा कर बयान बदलने का दबाव डाला था। ये किडनैपिंग केस ही आगे चलकर अतीक की सबसे बड़ी मुसीबत बना। और अब उस सबसे बड़े सवाल का जवाब। जुलाई 2008 में इंडिया यूएस न्यूक्लियर डील पर पार्लियामेंट में वोटिंग होनी थी। जेल में बंद अतीक अहमद को वोट डालने के लिए दिल्ली लाया गया। हाँ, जेल से 6 लोगों को निकालकर पार्लियामेंट में वोटिंग कराई गई, जिनमें अतीक अहमद भी शामिल था। ये कितनी बड़ी विडंबना है। एक तरफ सड़कों पर क्रूड बॉम्ब फेंकने के आरोप, दूसरी तरफ देश की सबसे बड़ी डील पर फैसला। लेकिन अतीक ने समाजवादी पार्टी की इच्छा के खिलाफ न्यूक्लियर डील के खिलाफ वोट किया, जिसके बाद उसे पार्टी से निकाल दिया गया। उस पर 100 से ज्यादा केस थे, लेकिन उसकी बाहुबली की ताकत इतनी थी कि कोई गवाह सामने नहीं आता था। 10 जजों ने तो उसके केस सुनने से ही मना कर दिया था। यही फर्क होता है एक क्रिमिनल और बाहुबली में। बाहुबली के केस कोर्ट में कभी प्रूव नहीं हो पाते। 2017 में एक यूनिवर्सिटी स्टाफ को पीटने के बाद अतीक को गिरफ्तार किया गया। 2018 में एक बिजनेसमैन मोहित जायसवाल को देवरिया जेल में लाकर मारपीट कर 40 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने के आरोप लगे। जेल के अंदर भी अतीक का नेटवर्क बेरोक टोक चल रहा था। इस ताकत को तोड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अतीक को यूपी से साबरमती जेल शिफ्ट कर दिया। 2022 में सीबीआई ने उमेश पाल को विटनेस लिस्ट से हटा दिया था, क्योंकि उनके बयान कई बार बदले थे। सबको लगा कि अब कहानी शांत हो गई, लेकिन 24 फरवरी 2023 एक ऐसा दिन जिसने सब कुछ बदल दिया। उमेश पाल, जो अब ऑफिशियली विटनेस भी नहीं थे, उन पर सरेआम बम और गोलियों से हमला होता है। उमेश पाल और उनके गनर की मौत हो जाती है। उमेश पाल की पत्नी ने अतीक, उसके भाई, पत्नी और बेटों समेत 10 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई। और फिर पार्लियामेंट में यूपी के सीएम का वो बयान आया, मिट्टी में मिला देंगे। ये साफ था कि सरकार का रुख अब सख्त हो चुका है। इसके बाद तेज कार्रवाई शुरू हुई। 27 फरवरी को अरबाज का एनकाउंटर हुआ, 6 मार्च को उस्मान का, और इसी बीच 28 मार्च को कोर्ट ने उमेश पाल किडनैपिंग केस में अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई। 100 से ज्यादा केसों में यह पहली बार था जब अतीक को सजा हुई। इसी सुनवाई के लिए अतीक को साबरमती से और अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया गया। एक राज्य से दूसरे राज्य लाने में ही 10 लाख रुपए का खर्चा आया था। 13 अप्रैल 2023 को हमले में शामिल अतीक का बेटा असद अहमद और गुलाम का झांसी में इनकाउंटर हो गया। संपत्ति सीज हुई, घर पर बुलडोजर चला। इन सब के बीच अतीक ने डर से एक पुलिस वाले का नाम सील्ड एनवेलप में लिखकर अपने वकील को दे दिया कि अगर उसे कुछ हुआ तो ये लेटर चीफ जस्टिस और सीएम तक पहुंचाया जाए। सोचिए, मौत का डर उस बाहुबली की हिम्मत भी तोड़ चुका था। 15 अप्रैल रात 10 बजे नियमित मेडिकल चेकअप के लिए अतीक और अशरफ को अस्पताल लाया गया। मीडिया उन्हें घेरे हुए थी और इसी भीड़ में फेक मीडिया पर्सन बनकर आए 3 हमलावरों ने पुलिस कस्टडी में ही दोनों को मार दिया। हमलावरों ने कहा कि उन्होंने नाम बनाने के लिए ये किया, लेकिन सवाल कई हैं। अलग अलग शहरों के ये गरीब लोग साथ कैसे आए? इनके पास 6 से 7 लाख की जिगाना टर्किश पिस्टल कहां से आई? मेडिकल चेकअप का सटीक समय इन्हें कैसे पता चला? दोस्तों, पुलिस कस्टडी में किसी की हत्या होना लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। ये कानून और व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठा देता है और ये संदेश जाता है कि कोर्ट के बजाय गैंगस्टर बनकर भी बदला लिया जा सकता है। अतीक की कहानी भारत में क्राइम, राजनीति और समाज के एक गहरे गठजोड़ को दिखाती है। बाहुबली की पूरी कहानी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।